जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम 10 चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रामर के अंदर, जिसमें हमने टेंस को बेसिक्स को अच्छे से समझा। उसके बाद में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ मूव कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को दायरे में रखते हुए अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवाया। और उसके बाद में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक एक्सरसाइज भी करवाई, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो पेपर में किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉइंट्स को एग्जामिनर ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो पेपर के अंदर अरेंज करता है, तो उसको हमने अच्छे से समझा। और आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर या कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, तो जिसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आप सब हेडिंग डालिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या लिखोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने इसका आपको बेसिक्स अच्छे से समझा दिया था, और आप सब एक बार बताएंगे कि इसकी बेसिक्स की मतलब जो आपकी ये पहचान क्या होती है। तो हम सबने जाना था कि इसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में मेन वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म या मेन वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वो पहचान होती है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसके बाद में हमने इसके स्ट्रक्चर वाइज इसके सेंटेंस जाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव और साथ ही हमने इंटरोगेटिव। आज हम उन बेसिक्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हम एडवांस लेवल की कुछ बात करेंगे कि एडवांस लेवल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। यदि कोई सवाल बन भी जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से एग्जाम्स में, तो उसको हमें कैसे भी करके सही करना है। ये हमारा मेन टारगेट रहता है एग्जाम्स को लेकर। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, इसके बारे में परिभाषा लिखवाई थी कि एनी एक्शन एट गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान समय में चल रहा है और विदाउट एनी मेंशन्ड एनी टाइम, जिसके अंदर किसी टाइम की बात नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी काम जो प्रोग्रेस में हो, वर्तमान के अंदर ऐसी घटना या वर्तमान के अंदर ऐसा कोई काम जो आपका चल रहा हो। हिंदी की इसकी परिभाषा होती है कि बोलते वक्त कोई भी काम जारी है, तो वो किस में आएगा? तो वो आएगा आपका इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और हिंदी में इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, जो पूरा नहीं हुआ वो काम चल रहा है। अब हमें ये पता नहीं होगा कि कब से चल रहा है और कब से खत्म होगा, इसका पता नहीं होता, लेकिन इतना हमें जरूर पता होगा वो एक्शन अब जारी है। जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ और आप अब पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये काम पता नहीं कब खत्म होगा और कब शुरू हुआ, लेकिन ये काम अब जारी, हमें इतनी इसके बारे में जानकारी अच्छे से होती है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत बेसिकली और सिंपल इसको लैंग्वेज में हम समझेंगे, क्योंकि वैसे देखें तो लैंग्वेज का दायरा बहुत बड़ा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से इसको कवर अप करने की। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने बेसिक्स में आपको एक परिभाषा बताई थी कि एनी ऑप्शन एट गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान के अंदर जारी है, तो वो किसमें आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो ऐसी एक बात और है कि इसकी आप परिभाषा लिखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। सबसे पहले डेफिनेशन की थोड़ी और बात कर देते हैं इसके अंदर। डेफिनेशन लिखोगे क्या? दिस टेंस is used for an this tense is used for an action. This tense is used for an action in progress. Action in progress, कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान काल में जारी है, और दैट इज टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिख दीजिए नॉट फॉर परमानेंट एक्टिविटी। तो यहां तक हमने अच्छे से समझा कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। इस टेंस का प्रयोग होता है जो कोई भी आपका एक्शन से वो प्रोग्रेस में हो, तो उस समय कौन से टेंस का प्रयोग होगा? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। उसके बाद भी इसने कहा कि दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, की बात लिख दो इसके बाद, दैट इज टेम्परेरी इन नेचर। और जो काम क्या हो?
नेचर में क्या हो, नेचर का मतलब उस काम प्रकृति कैसी हो, तो वो काम कैसा होना चाहिए, टेम्परेरी होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा बात है जो मैंने आपको मौखिक में बताई थी, लेकिन बेसिक में परिभाषा नहीं लिखवाई थी। तो एडवांस हम परिभाषा को एकदम एक्सप्लेन करके इसका विस्तार पूरा समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो क्या कहोगे, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, ये टेंस उसके लिए प्रयोग होता है जो कोई भी एक्शन हो इन प्रोग्रेस। तो क्या कहोगे, आप इतना याद रखोगे कि एक्शन एट गोइंग ऑन प्रेजेंट, या फिर आप ऐसे बोलोगे एक्शन ऑन गोइंग एट प्रेजेंट, या फिर क्या बोलोगे, एन एक्शन इन प्रोग्रेस। कोई भी ऐसा काम जो प्रोग्रेस में हो और दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, और उसके बाद में वो नेचर में कैसा होना चाहिए, टेम्परेरी होना चाहिए। और आगे क्या बोलोगे, नॉट फॉर परमानेंट एक्टिविटी, क्योंकि इस टेंस का प्रयोग हमेशा टेम्परेरी एक्शंस के लिए किया जाता, परमानेंट एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाता। ये बात आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। और इसकी एक पिक्चर बता के मैं आपको समझा देता हूँ। इस पिक्चर से आप कभी नहीं भूलोगे कि जो काम वर्तमान के अंदर जारी है, जो काम वर्तमान के अंदर जारी है, इस आप ऊपर इधर इससे लिख देना प्रेजेंट, ठीक है ना। कोई प्रेजेंट का टाइम हो और वर्तमान के अंदर कोई भी काम जारी हो जो अब समय हो रहा, और इसके बाद ये ध्यान रखना कि टेम्परेरी हो, कैसा हो एक्शन, कैसा हो, टेम्परेरी एक्शन हो, टेम्पो RAR टेम्परेरी एक्शन कैसा हो, टेम्परेरी, नॉट फॉर परमानेंट, आपका परमानेंट नहीं होना चाहिए। एक्शन कैसा होना चाहिए, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम प्लेइंग नाउ, प्लेइंग नाउ का मतलब आप समझ गए, मैं अब खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग नाउ का मतलब होता है मैं अब खेल रहा हूँ। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं आधे घंटे बाद में खेलूंगा, ये परमानेंट एक्टिविटी तो नहीं होना। परमानेंट का मतलब होगा कल भी खेलता था, आज भी खेलूंगा, आगे भी खेल, जो काम जारी हो। परमानेंट का मतलब रेगुलर होता रहे, लेकिन यूं तो कह रहा कि मैं अभी खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ गए कि काम तो हो रहा है इस समय, लेकिन काम एक्शन में या नेचर में काम कैसा होगा, तो वो काम अगर हमारा कैसा होगा, टेम्परेरी, ना कि परमानेंट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये फर्क होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर और प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्शंस आती सारी की सारी परमानेंट, जैसे मतलब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो वो परमानेंट है, लेकिन मैं अब खेल रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये काम कैसा है, तो ये काम है आपका टेम्परेरी, ठीक है ना। तो टेम्परेरी का मतलब समझ गए अस्थायी, और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। ये आप अच्छे से नोट करो। फिर मैं दो एग्जाम्पल्स जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कितना पढ़ा, आप सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो, तो वो एग्जाम्पल्स दो आपको देता हूं। आप लिखोगे पहला एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, RAINING, इट इज रेनिंग heavily, 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 cats and dogs, cats and dogs, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैट्स एंड डॉग इन, जैसे मान लो मैं कह दूं श्रीनगर, ठीक है ना, SHINAGAR, श्रीनगर। ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल्स ये और दूसरा एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। स आप बोलते हो च, वो ऐसा है ना, कोई भी ऐसे साउंड आगे बोलो, स द बेबी स्लीप्स, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स है आपका। और इस एग्जाम्पल्स, दोनों एग्जाम्पल्स में क्या मिस्टेक है या कोई एग्जाम्पल सही है या कौन सा गलत है, ये आपको समझाना। पहला एग्जाम्पल्स आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सही ले लेता हूँ, कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स, जिस एग्जाम्पल्स का मतलब ये आपको बताता हूँ। इस एग्जाम्पल्स का मतलब होता है कि जो बारिश हो रही है श्रीनगर के अंदर, इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत ही भारी बारिश हो रही है। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ही भारी मूसलाधार बारिश। तो ये कैट्स एंड डॉग का मतलब ऐसा नहीं वो बारिश हो रही है जिसके अंदर कुत्ते या बिल्ली गिर रहे हैं। इसका मतलब ये इडियम्स होता है, इसका एक मीनिंग्स निकलता है, उसका मतलब होता है बहुत ही हेवीली बारिश, है ना, जो आपकी बहुत ही ज्यादा भारी बरसात हो, मूसलाधार बारिश, तो उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग रेनिंग। तो क्या कहोगे, इट इज रेनिंग हैवीली, ये सेंटेंस इसके बिना भी सही है कि इट इज रेनिंग हैवीली इन श्रीनगर, ये भी सही है, लेकिन इडियम्स का मैंने प्रयोग कर लिया, सेंटेंस की थोड़ी सी विस्तार बढ़ गया। इट इज रेनिंग हैवीली कैट्स एंड डॉग इन श्रीनगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रीनगर में अब बारिश हो रही है। तो अब बारिश होने का मतलब है कि वर्तमान में कोई भी काम, एन एक्शन इन प्रोग्रेस, है ना, और इन प्रेजेंट
वर्तमान के अंदर कोई भी काम प्रोग्रेस में है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लग रही है, नहीं लग रही है, तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इट रेंस नहीं होता, इसकी जगह यदि पेपर में क्या दिया है कि इट रेंस, तो इट रेंस गलत होता है। ये एग्जांपल्स मैंने करेक्टली लिखा कि इट इज रेनिंग, इज आर एम के बाद में वर्ब में चौथी फॉर्म, और एवरीडे कैट्स एंड डॉग इन श्रीनगर। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स एसएससी के पेपर में एक बार आया था, तो इस एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, द बेबी स्लीप्स। एक मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे एग्जाम्पल सही, द बेबी स्लीप, बच्चा सोता है, इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चा पहले भी सोता था, आज भी सो रहा, आगे भी सोएगा, है ना। ये परमानेंट एक्टिविटी। इस सेंटेंस को देख के आप क्या कहोगे कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन आप बताओ इसके अंदर एक्शन है क्या, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हो रही है। एक बात मौखिक रूप से पहले सोचो आप कि जैसे ही आप बाहर से दौड़े हुए घर में आए, ठीक है ना, और घर के अंदर जैसे आप आए तो आपका कोई छोटा भाई, कोई बच्चा सो रहा है, ठीक है ना, तो उस बच्चे को सोते हुए आपकी मम्मा ने आपको फटकार लगाई कि चुप हो जाओ आप एकदम, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोता है नहीं, बच्चा सो रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल होगा, है ना। आप एक बार और समझिए कि जैसे आप अंदर आए और अंदर आते ही कोई आपका छोटा भाई बहन सो रहा है, कोई बच्चा है छोटा सो रहा है, तो उसके बारे में क्या होगा, आपके घर वाले फटकार लगा के क्या बोलेंगे कि चुप हो जाओ, एकदम रुक जाओ, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, या फिर द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। तो आप क्या बोलोगे, सीधी सी बात है सर, हिंदी में क्या होगा, हिंदी का स्ट्रक्चर भी यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस को शो कर रहा है कि बच्चा सो रहा है, इसका मतलब वो एक्शन अब हो रहा है, जरूरी नहीं वो काम 2 घंटे पहले होता था या 2 घंटे बाद में होगा, तो वो परमानेंट एक्टिविटी नहीं है। तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई, तो ये एक्शन हो गया आपका टेम्परेरी। कैसा हो गया, टेम्परेरी। कैसा हो गया, टेम्परेरी। और जब टेम्परेरी एक्शन है तो टेम्परेरी एक्शन तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर किसकी लग रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इस एग्जांपल्स को आप क्या करोगे, इस एग्जांपल्स को आप अच्छे से सही करोगे, और सही करके आप इसका क्या होगा, और जब भी एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन क्या होता है, आपने वर्ड्स की 8 टाइप होती है, हमारी पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसके बाद में वर्ब हो गई, आपकी एडजेक्टिव हो गई, और लास्ट में कौन सा हो गया आपका इंटरजेक्शन। तो ये सारे के सारे 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से एक इंटरजेक्शन भी होता है। इंटरजेक्शन ये दर्शाता है सडन फीलिंग। ये वर्ड्स क्या दर्शाता है, सडन फीलिंग, यानी ऐसी घटना जो अचानक हो रही, अचानक, जैसे आपने कोई सांप देखा, सांप देखते आपसे मुंह से क्या निकला, वो क्या होगा, इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो गए, आपका पर्स खो गया, तो आपने जैसे ही जेब में हाथ दिया तो आपने एकदम आप आश्चर्यचकित हो गए ना, तो वो सारी की सारी जैसी भावनाएं होती है, उन्हें बोलते हैं इंटरजेक्शन। बेसिक्स में भी हम इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि इंटरजेक्शन के बाद में जो एक्शन होगा तो वो परमानेंट नहीं होगा, कैसा होगा, टेम्परेरी। और जब ये टेम्परेरी होगा तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। लेकिन एग्जांपल्स तो क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये एग्जांपल्स हमारा गलत है, और इसका सही एग्जांपल्स मैं आपको सही रूप लिखता हूँ, द बेबी इज स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, बच्चा सोता है नहीं, बच्चा सो रहा है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, और आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिए, और एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं कि जैसे कोई भी काम वर्तमान में अब जारी है, जैसे मैंने पहले दिया था ना, है ना, तो उसको मतलब होता है कोई भी काम वर्तमान में अब जारी है तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर वो एक्शंस हमारी आती है, ठीक है ना। एनी एक्शन ऑन गोइंग एट प्रेजेंट, ये बेसिक्स की परिभाषा ये आप याद कर दीजिए, और ध्यान में रखना कि एन एक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है ना, और ये इन नेचर, और दैट इज नेचर इन कैसा होता है, नेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेरी, नॉट इज परमानेंट एक्टिविटी। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग हम परमानेंट एक्टिविटी के लिए नहीं करते, इसका प्रयोग हमेशा ऑलवेज हम करते हैं टेम्परेरी एक्शन के लिए। एक्शंस कैसा होना चाहिए, नेचर में आपका होना चाहिए आपका टेम्परेरी, ये ध्यान रखना। अस्थायी, जो काम अब हो रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर, और जो काम ऑलरेडी रोज होता है उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में हम कौन कौन सी बातें ध्यान रखें ज्यादा। तो ये टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स होती है, तो पहला लिखोगे आप कीवर्ड्स। क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 1 में लिखोगे कीवर्ड्स। ये सारे के सारे शब्द जो कीवर्ड्स है किसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। या रूल नंबर 1 लिख दो, आपको रूल बहुत पसंद है तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का मतलब होता है कीवर्ड्स। इसमें देखेंगे यहाँ फिर ऐसे लिखो, टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स। वे और एडवर्बियल्स, उसमें उस दिन हमने जाना था कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती है, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही शो करते हैं। उसका मतलब होता है कोई भी काम अब हुआ। इनके बारे में बात करेंगे। तो टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स, तो हम ये देख रहे हैं टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स, ठीक है ना, ADVERBs एडवर्ब्स। ये कौन कौन सी होती है तो इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। इसमें मोस्टली मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो अक्सर पेपर में पूछी गई है। सबसे पहली हमारी हो गई नाउ, ठीक है। उसके बाद में हमारा होगा राइट नाउ। नाउ का मतलब अब, और राइट नाउ का मतलब होता है ठीक इसी समय, ठीक है। राइट नाउ हो गया, अब हो गया। उसके बाद में हो गया एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस समय। एट प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? इस समय। उसके तो 3 लिख दी। उसके बाद में आप और लिख के करंटली, CURRENTLY करंटली। अगला कौन सा हो गया? करंटली। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो करंटली होता है ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है। उसके बाद में और लिखो, जैसे आपका करंटली हो गया सही स्पेलिंग। उसके बाद में आपका दीज डेज हो गया, दीज डेज हो गया, ठीक है ना। और नाउ ए डेज हो गया। नाउ ए डेज का मतलब होता है इन दिनों, तो इनका मतलब दीज डे हो गया आपका, नाउ ए डेज हो गया। तो ये सारी की सारी ऐसी एडवर्ब्स होती है जो ये दर्शाती है। इसके अंदर कोई ऐसा राइट नाउ आ गया, नाउ आ गया, एट परसेंट आ गया। एक और होता है एट मूवमेंट, ठीक है, उसको भी आप लिखिए, एट मूवमेंट, है ना, MOMENT, एट मूवमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद में मैं बता दूं आपको, तब इस करंटली का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। राइट नाउ का मतलब होता है ठीक इसी समय, और नाउ का मतलब होता है अभी, ठीक है। और नाउ ए डेज का मतलब होता है इन दिनों, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं और जिनका मतलब होता है कि कोई भी काम वर्तमान में इस समय होना। अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और एग्जांपल्स में हम ये जानेंगे कि सबसे पहला एग्जांपल्स लेते हैं इसकी कुछ जरूरत नहीं। जैसे मैंने लिखा कि सी इज डूइंग हर होमवर्क, सी इज डूइंग हर होमवर्क नाउ, यहाँ राइट नाउ लिख। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस समय नाउ, जैसे ही आप नाउ को देखोगे, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट के रूप में पहले मैं खत्म करवा देता हूँ, और इसमें इससे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बाद में हम उस क्वेश्चंस को ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगली क्लास होगी वो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल हो, जिसके अंदर एक हमें मेन कॉन्सेप्ट जो पेपर में हर बार दिक्कत देता है, अभी बोर्ड एग्जाम्स में वो कम पूछा जाता है, फिर भी हो सकता है आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम्स में भी उसकी वैरायटी बढ़ जाए, तो इसका मतलब उसको हम इग्नोर नहीं करना। और कॉम्पिटेटिव लेवल में तो सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है, और उसका नाम है स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है हमारी, जिसका मैं अभी इसके बाद में नियम लिखवाऊंगा। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिन्हें हमें इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं अच्छे से सारी की सारी वर्बें लिखवाऊंगा, वो आपको याद करनी है, नोट करनी है। और उसके एग्जाम्पल्स में आपको इसके बाद में हमारी क्लास रखेंगे, वो रखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखे उसी प्रकार इसके देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी, अब इसमें देखो, अब नाउ का मतलब टाइम है। अब टाइम कब का? टाइम है वर्तमान का, और वर्तमान में भी इस समय हो रहा है, ठीक है ना। और इस समय का मतलब क्या हो गया? अब हो रहा है, तो अब हो रहा थी, अगर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा समझ गया, तो ये सही है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा? प्रेजेंट, वह इस समय अपना होमवर्क कर रही है। ये एग्जांपल्स हो गया आपका। अब जैसे अगला करो कि दे आर प्लेइंग ए फुटबॉल, दे आर प्लेइंग ए फुटबॉल, ठीक है ना। नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज का मतलब होता है इन दिनों। इन दिनों वो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये एग्जांपल सही भी करेक्ट। ये प्लूरल होता है, इसलिए इसके पीछे क्या आएगा? AREER, ठीक है ना।
तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना। अब इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका पॉइंट नंबर 2 के नंबर, और जिसको आप अच्छे से लगाओगे कि कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स होती है जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं, तो उनका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इंस्टेंट दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये आप लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से करो, मिटाता हूं फिर मैं। देखो, तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर लिखेंगे, रूल नंबर 2 को हम अच्छे से जानेंगे। एक तो हमने जान लिया, एक में क्या चला, कीवर्ड्स। ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर दिखते। अब ऐसा नहीं कि आपको वो जो आप बात हट के बच्चे मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा, तो वो आपको हट नहीं पकड़नी है। कोई भी ऐसा कीवर्ड जैसे ऑलवेज हो गया, आपके नेवर हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। आगे मैं बताऊंगा इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, तो जरूरी नहीं, लेकिन पॉसिबली मोस्टली इंपॉर्टेंट ये एडवर्ब्स आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही देखी जाती है, अब तक देखी भी गई। ठीक है, अब आप रूल नंबर 2 पर आ जाए, जिसमें हम ये जानेंगे। एक मिनट, रूल नंबर आपका 2। रूल नंबर 2 में हम समझेंगे कि ये आपका स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, जो स्टेटिव वर्ब होती है हमारी, उस वर्ब को हम क्या करते हैं, वर्ब ऑफ स्टेट। इसको हम नाम देते हैं वर्ब ऑफ स्टेट। ये वर्ब ऑफ स्टेट का रूल क्या है, ठीक है ना, इसको हम नाम स्टेटिव वर्ब दे दो, STATI स्टेटिव वर्ब, या फिर इसको दे दो आप वर्ब ऑफ स्टेट नाम। और इसके अंदर हमको ऐसे सबसे पहले इसकी मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ, सही थोड़ा तेज चलेगा, कोई बात। अब परिभाषा लिखो आप, देयर आर, यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखो, देयर आर सम वर्ब्स, देयर आर सम वर्ब्स, देयर आर सम वर्ब्स इज, देयर आर सम वर्ब्स which, there are some verbs which not, which are not used, not used, which are not used in continuous tense। कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स होती है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर उसका प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब ऐसे समझाना, सीधी सीधी बात बता दूं मैं कि उसका आईएनजी नहीं बनता, यानी उनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, या फिर आप बोलो कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म, या फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, या उनके अंदर आईएनजी लगता है, लेकिन आईएनजी एक अलग केस में लगता है। तो वो एक हाई लेवल की एग्जाम्स की मैं बात है, वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको क्लियर कीजिए कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, उन सारी की सारी वर्ब्स का हम आईएनजी प्रयोग नहीं कर सकते, यानी उनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर उनका प्रयोग नहीं कर सकते। पेपर में सवाल किस तरीके से बनता है, पेपर में दे देता है आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है, ये फील करने वाली वर्ब है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा। तो स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं किससे, सबसे पहली बात तो वो आप लिख दीजिए कि वे ऐसी की ऐसी वर्ब जिनसे आपको किसी एक्शंस के बारे में ऐसा पता नहीं चले कोई भी काम हो रहा है, केवल अवस्था को दर्शाती है, जैसे बी हो गया, बिकम हो गया, आपका हैड हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी अंडरस्टैंड हो गया, ईयर हो गया, आपका सीन हो गया, ठीक है ना, और ये और कौन सी हो गई आपकी, जैसे आपकी नो हो गया, ठीक है ना, ये हो गई, बहुत सारी ऐसी एडवर्ब्स है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स है वो मैं लिखवाऊंगा। सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे, थोड़ा इंग्लिश भी जाननी चाहिए कि देयर आर सम वर्ब्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये कहाँ पर प्रयोग होती है, तो देयर आर यूज्ड, ठीक है ना, और देयर आर, अब इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ये यूज नहीं होती है, ठीक है ना, और देयर आर कॉल्ड वर्ब ऑफ VRB वर्ब, देयर आर कॉल्ड वर्ब ऑफ स्टेट। तो इनको हम क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ स्टेट, ठीक है। वे सारी की सारी वर्ब्स जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, देयर आर सम वर्ब्स, यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखवा रहा हूं, तो विच आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता, दे आर कॉल्ड वर्ब ऑफ स्टेट, उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ स्टेट कहेंगे। ये हमें ध्यान रखना अच्छे से। तो उनका प्रयोग कहाँ होंगे, तो आप लिखोगे इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड,
दे आर यूज्ड, इंस्टेड दे आर यूज्ड इन PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसके अंदर प्रयोग करोगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से इंडेफिनेट, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर। अब हमने यहाँ पर क्या जाना कि हमने ये चीज सीखी कि जब हमारे कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका आईएनजी नहीं बनता तो उनको हम कौन से आईएनजी टेंस में यूज नहीं करें, तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो इनका प्रयोग होता है वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, या फिर इसकी जगह आप ऐसे लिख दीजिए V1 या फिर V5 के अंदर इसका प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर उसका हम प्रयोग करते हैं, ना कि आप किसमें प्रयोग करोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कीजिए और कुछ मॉक्स में मैं और बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? ए फ्यू, दूसरी परिभाषा लेकिन आप ऐसे लिखिए, ए फ्यू वर्ब्स आर जनरली नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म। कुछ ऐसी ए फ्यू वर्ब्स आर जनरली नॉट यूज्ड, है ना, इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर प्रयोग नहीं करते हैं और इंस्टेड दे आर यूज इन प्रेजेंट फॉर्म। जिनका हम हमेशा प्रेजेंट फॉर्म के अंदर प्रयोग करते हैं उनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिव वाली फॉर्म होती है, तो उनका सीधी सी बात है उनमें आईएनजी नहीं लिखता। आप इतना समझ लीजिए, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते। ये इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसलिए दिया क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन इससे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट या रूल है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे वर्ब ऑफ स्टेट से, या इसको बोलते हैं स्टेटिक वर्ब्स, जो एक्शन नहीं करती, किसी हाव भाव का या फिर फीलिंग्स बताती, उन्हें बोलते हैं वर्ब ऑफ स्टेट। हिंदी में बोलते हैं स्टेट को, अवस्था बताने वाली वर्ब्स। अब जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम ए टीचर, अब इसमें एम वर्ब है, यहाँ पर ये बी की फॉर्म है, ठीक है ना, स्टेट बता रही, ऐसा नहीं कि ये कोई एक्शन हो रहा है इसमें, तो वो वर्ब्स होती है स्टेटिक वर्ब्स। आने वाले दिनों में इसके ऊपर ग्रामर में बहुत और जिक्र हम कहीं और कर लेंगे, तो ये नोट करो। फिर हम अब हम जानेंगे आपका रूल नंबर। अब इसके अंदर वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जिससे पहले आप नोट कीजिए अच्छे से ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले आप लिखिए हेट, HAT हेट। दूसरा लिखिए आप, याद अच्छे से हो जाएगी, लव लिखते हो इसके पीछे, ये दोनों लव, और एक हैव, और जब हैव का मतलब होता है पजेस, POSSESS, पजेस यानी अधिकार, या इसका हैव का मतलब होता है जब रखना, तब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर प्रयोग नहीं होती। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो हेड हो गया, लव हो गया, और उसके बाद है हो गया, उसके बाद लिखो आप स्मेल, ठीक है, फिर लिखो आप लाइक, और देन उसके बाद में लिखो अगला अनलाइक। क्या लिखोगे? अनलाइक, ठीक है, अंडरस्टैंड, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके अंदर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उसको जानिए। लो, KNOW, नो, ठीक है, अगला BELIE, ठीक है। अब कौन कौन सी पिक्चर, जैसे हेड हो गया, लव हो गया, हैव हो गया, स्मेल हो गया, लाइक, अनलाइक, अंडरस्टैंड, नो, बिलीव, इसके बाद लिखो आप बी, ठीक है, और बी के बाद लिखो आप बिकम, BECOME, बिकम, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी स्टेटिक वर्ब्स होती है वो मैंने आपको लिखवा दी, और इसके अंदर ऐसा मत मानना केवल ही है, पेपर में ही आएगी, बहुत सारी कुछ और भी होती है जिनका भी हम अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे आपका बी हो गया, बिकम हो गया, एक और लिखो आप सीन, और सीन के बाद एक और लिखो अपीयर, APPER, अपीयर। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम वर्ब ऑफ स्टेट बोलते हैं। इनका प्रयोग नो हो गया इसके अंदर, हाँ नो हमने लिखा, साथ ही नो हो गया, बिलीव हो गया, बिकम हो गया, और एक होगा आपका सीन, SWN, सीन, ठीक है, ठीक। तो ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स होती है जिनको आप वर्ब ऑफ स्टेट बोलते हैं, तो इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं करते, तो इनका, ठीक है ना, इस सीन को हटा लो यहाँ से, या वैसे सीन होती है, ऐसी दिक्कत नहीं, सीन है, सीन होती है, सीन हो गया, फील हो गया आपका, एक होता है ईयर का मतलब होता है सुनना, तो सीन हो गया आपका, फील हो गया, और ये हो गया। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको हम वर्ब ऑफ स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। इनका प्रयोग कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ना करके हम किसके अंदर करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है ना। इंस्टेड दे आर यूज्ड इन
प्रेजेंट फॉर्म, इनका हम हमेशा प्रेजेंट फॉर्म के अंदर प्रयोग करेंगे, कभी भी इनका वी डू नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, इसका हम प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी इसके पीछे आप आईएनजी नहीं लगा सकते। और आईएनजी लगा रहे तो अलग एक केस होता है, जीरंड इसका जरूर बन सकता है। एक नोट कीजिए इस साइड में भी बात कि इन वर्ब्स का हमेशा जीरंड जरूर बनता है, लेकिन इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते। केवल बात हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हुई, हमने ये नहीं कहा कि इसका जीरंड नहीं बनता। अब ऐसे नहीं आप इसमें हियरिंग में जैसे हियर का मतलब होता है सुनना, जैसे इसमें हियरिंग में आईएनजी लगा तो इसका मतलब होता है सुनवाई, तो वहां पर तो सेंस अलग हो गया ना। हमने तो सुनने के सेंस में हमको आईएनजी नहीं लगाना, सुनवाई के सेंस में कोई सेंस नहीं लगाना, तो उसमें आईएनजी सही, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ जो इसके अंदर एक और नोट करो, अब थिंक, ठीक है, ये नोट करो, लगा दियोगे कोई और नोट करवा लेंगे बाय एग्जांपल। लिखो आई एम understanding, I am understanding your problem, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। समझ, अब ये एग्जांपल्स आपने देखा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन आप कह रहे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, तो वो कहेगा कहाँ समझ रहे हो मुझे बताओ, तो ये तो एक फीलिंग्स है ना, हाव भाव इसको समझना, आप एक्शन थोड़ी हो रहा है इसके अंदर, तो इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रखोगे, तो ये एग्जांपल्स हमारा गलत है। तो सही एग्जांपल्स क्या होगा मैं लिखवाता हूँ आपको, तो पेपर में ऐसा करके दे देता हूँ, हमें करेक्ट करके क्या करना, इसमें आप लिखिए आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, ठीक है, ये समझता हूँ, और इसका मतलब समझ रहा हूँ, तो ये सेंस। दूसरा आई एम, ठीक है ना, आई एम नॉट, BELIEVE, बिलीविंग, बिलीविंग यू, आई एम नॉट बिलीविंग, BELIEVING, आई एम नॉट बिलीविंग यू, ठीक है ना, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, या मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप बिलीव, ये बिलीव भी हमारी क्या होती है, ये भी वर्ब ऑफ स्टेट होती है, इसके साथ साथ एक बिलीव हो गया आपका, एक और लिख लीजिए आप होप यानी ऐसा करना, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नोट करें जो मेरे माइंड में बार बार याद आती है, मैं उसको नोट करता रहता हूँ। आई एम नॉट बिलीविंग यू, तो इसका आप क्या लिखोगे, आई डू नॉट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव, BELIEVE, बिलीव यू, मैं तुम में विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है ना। आई एम नॉट बिलीविंग यू, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हमारी जो बिलीव होती है वर्ब ऑफ स्टेट होती है, इसका प्रयोग आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, तो इसका प्रयोग फिर कौन से में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब नॉट क्यों लगाए, नॉट इसलिए लगाए क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं, तो आई डोंट बिलीव यू। अगला एग्जांपल आप लिखिए आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ठीक है ना। अब सेंस ही देखोगे तो उसका मतलब जान रहा हूं, ऐसा होगा मैं तुम्हें जानता हूं, ये तो हमने भी सुना, लेकिन हिंदी के अंदर भी ये करेक्ट नहीं होगा, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप अच्छे से। तो इसको आप नोट कीजिए, क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपके सामने, फिर देखो, फिर आपको एक जो क्वेश्चंस है जो पेपर में आया उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले एक एग्जांपल्स लिख दो, एक और लिख दो, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि नो क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, और इसका प्रयोग आप कंटीन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, तो आप किस में प्रयोग करोगे, तो आप प्रयोग करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा, तो क्या बनाओगे, आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं, सही है, ठीक। अगला एग्जांपल लिखो, आई एम हियरिंग ए नॉइज आउटसाइड, क्या लिखोगे, आई एम हियरिंग, HEARING, और उसके बाद में इसी हियरिंग का प्रयोग, ठीक है ना, द जज हियरिंग ए केस, यानी जज ने एक कोई केस सुनाया, तो उसके अंदर क्या फर्क है, इसके अंदर क्या फर्क है वो आप समझो। आई एम हियरिंग ए नॉइज, NOISE, नॉइज, ठीक है ना, नॉइज आउटसाइड, मैं बाहर से कोई शोर सुन रहा हूं, तो यहाँ पर सुनने के सेंस में आप हियर का प्रयोग करोगे, तो इसमें आईएनजी नहीं लगता, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मैं शोर सुन रहा हूँ, कहाँ सुन रहा हूँ, आप किसी को बता सकते हो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आवाज आपको कुछ इसमें एक्शन हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा ना, आपको तो वो फील हो रही है, आप प्रतीत कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो ये होती है वर्ब ऑफ स्टेट, ठीक है, आपको ध्यान रखना, धीरे धीरे आप समझो। तो क्या होगा, आई हियर प्लूरल ना, आई हियर ए नॉइज
आउटसाइड, कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब इसको मिटाओ, फिर आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको 2 एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम जल्दी से बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। देखिए फिर वो जज वाला एग्जांपल हियरिंग, इस हियरिंग का प्रयोग यहाँ कर लिया, इसी हियरिंग का प्रयोग एक और सेंस में होता है, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे जज किसी केस की सुनवाई करता है, वो किस सेंस में होगा, इसको आप नोट कीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखा, यही लिख दो सबसे ऊपर तो आपको दिखेगा नहीं, हो सकता है ट्रैक में ज्यादा हो। द जज, यहाँ लिख JUDG, द जज इज हियरिंग, HEARING, द जज इज हियरिंग, द जज इज हियरिंग, ठीक है, द केस, ये आपका पर्टिकुलर केस है, उससे गलत अलग है, केस तो वैसे ही पर्टिकुलर होता है, ठीक है। द जज इज हियरिंग द केस। अब इसके अंदर आप देखोगे, आप सोचोगे कि यहाँ पर तो हियरिंग में ING लगा है, लेकिन हमने तो सुना हियर तो वर्ब ऑफ स्टेट होती है, इसका ING फॉर्म बनता ही नहीं है, यहाँ पर नहीं बना तो वहाँ कैसे बन गया। मीनिंग समझिए, आप रट्टा मत मारिए, वो लकीर का फकीर नहीं बना के एक बात को आप पकड़ के बैठ जाओ कि हियर का वर्ब तो सुनना ही होता है। अब यहाँ पर आप सेंस देखिए, क्या इसका मतलब सुनना है, तो आप साइड में कहीं नोट कर लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए साइड में। क्या करवा देता हूँ, क्या नोट करोगे आप अच्छे से, कि हम ये नोट करेंगे, ये लिखते सेम ठीक सारी के साथ, हम ये नोट करेंगे कि आपने नोट किया कि जब हियर, इस हियर की दो बार, जब हियर का मतलब वो सुनवाई, जब हियर के सेंस में सुनवाई का सेंस हो, तब हम उसके अंदर कौन सी प्रयोग करेंगे, तब हम ING, तो हम प्रयोग करेंगे V4 का मतलब ING वाली फॉर्म। लेकिन जब हियर का मतलब वो सुनना, जब ईयर का मतलब क्या हो, सुनना, तब इसके अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट या फिर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, जब ईयर का मतलब सुनवाई हो, जैसे यहाँ पर द जज इज हियरिंग द केस, जज उस केस की सुनवाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकल बहुत ही करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, सेंटेंस एकदम राइट है। लेकिन इसी सेंस में देखो, यहाँ पर हियर का मतलब होता है आई एम हियरिंग ए नॉइज आउटसाइड, ठीक है, यहाँ से जहाँ से भी, अंदर से बाहर से कोई आवाज में सुन रहा हूँ, तो यहाँ पर सुनता नहीं हूँ, सुन रहा हूँ नहीं, सुनता हूँ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। सुनवाई के सेंस में वर्ब की चौथी फॉर्म प्रयोग होगी, इसका ING बन सकता है, लेकिन सुनने के सेंस में इसका ING प्रयोग नहीं होगा। जब कौन सा प्रयोग होगा, प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट, और सुनवाई के सेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको ध्यान रखना, आप नोट कीजिए इसको, फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर, ठीक है ना, क्लियर। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अगले सेंस में बढ़ते हैं किसी और रूल नंबर 3 की ओर। दूसरा था हमारा थोड़ा बड़ा था, इसलिए इस पर टाइम लगा, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आप क्या जाओगे, जल्दी से हम कर लेते हैं, फिर हम थ्योरी अच्छे से, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। कॉन्सेप्ट हो सकता है हम 2-3 एग्जाम्पल्स की बात करें, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करो तो उसके अंदर भर भर के एग्जाम्पल, अच्छे से एग्जाम्पल करेंगे। इस टेंस ही बहुत दिन चलेगा, लंबे दिन चलेगा, सारा का सारा टेंस है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है ना। आप भरोसा रखिए, रूल नंबर 3, इसके अंदर हम क्या जानेंगे, अनफेवरेबल, UNFAVOURABL, अनफेवरेबल हैबिट्स, स्पेलिंग सही है, अनफेवरेबल हैबिट्स, अनफेवरेबल हैबिट्स। अनफेवरेबल हैबिट्स का मतलब होता है नकारात्मक आदतें। क्या लिखोगे, अनफेवरेबल, UNFAVOURABL, अनफेवरेबल हैबिट का मतलब होता है नकारात्मक आदतें। ऐसी आदतें
जो नकारात्मक सेंस को। अब मेरी बात सुनो कि हमने क्या किया था कि हैबिट का प्रयोग तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा था कि जो हैबिट्स होती है हमारी, जैसे मतलब मेरी किसी की तैरने की हैबिट है, किसी की खेलने की है, कोई धूम्रपान कर रहा हो उसकी हैबिट होगी, तो उसका प्रयोग आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करोगे। लेकिन उस समय का आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे, उस समय कोई एक्शन होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये कोई अनफेवरेबल हैबिट्स का मतलब होता है नकारात्मक आदतें, ऐसी आदतें जो किसी इंसान की नेगेटिव क्वालिटी को शो कर रही है, तो उन्हें बोलते हैं नेगेटिव हैबिट्स। तो अनफेवरेबल हैबिट्स का मतलब होता है जो पक्ष में जो हैबिट्स नहीं होती, तो उनका प्रयोग हमेशा हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, और उसमें हम ये प्रयोग करते हैं ऑलवेज और नेवर का। आप हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऑलवेज का प्रयोग तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी ऑलवेज का प्रयोग होता है। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, उस एग्जाम्पल को लिखिए, सी ऑलवेज। क्या एग्जाम्पल्स लिखवाया था मैंने, सी ऑलवेज वेक्स अप लिखवाया था, उसकी जगह आपकी गेट अप लिख दी, सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, EARLY अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह जल्दी उठती है। क्लियर? तो ये उसकी क्या कर रहा है, ये उसकी अनफेवरेबल हैबिट को नहीं शो कर रहा है, ये पॉजिटिव हैबिट को शो कर रहा है। इसलिए हमने क्या किया, ऑलवेज का प्रयोग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी किया। लेकिन इसी ऑलवेज का प्रयोग आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन शर्त ये कि उसका नेगेटिव मीनिंग निकलना चाहिए। तो क्या करोगे, सी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। अब मैंने लिख दिया वो सुबह मॉर्निंग हमेशा लेट जागती है, ठीक है ना, लेट जागती है। इसका मतलब ये कौन सा सेंस को प्रयोग कर रहा है, क्या इस सेंटेंस का हाँ ही आदत है, वो लेट जाती है, कल भी जागी, आगे भी, ये उसकी रूटीन एक्शन है। लेकिन रूटीन एक्शन का इस एक्शन का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हो, क्योंकि सी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, यहाँ पर क्या कर रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये उसकी फेवरेबल हैबिट्स है, पॉजिटिव हैबिट को शो कर रहा है, ठीक है, सकारात्मक आदत। और यहाँ पर आप सेंस करोगे नकारात्मक आदत। तो ये ध्यान रखना आपको, जब सकारात्मक की बात हो तो ऑलवेज का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और जब नेगेटिव हैबिट्स में ऑलवेज का प्रयोग होगा तो वहां पर प्रयोग होगा आपका ऑलवेज का। और देखो यहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हो रहा है, और यहाँ पर आपका मेन वर्ब से पहले हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में हो रहा है। तो ये दोनों फर्क है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखोगे आप, बात कि अनफेवरेबल हैबिट्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो हैबिट्स होती हैं, जो फेवरेबल हैबिट्स होती हैं, नॉर्मल सामान्य आदतों को हम दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी में लिखो कि सामान्य आदतों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। बट नकारात्मक या ऐसी कोई आदत जो किसी इंसान की नकारात्मक क्वालिटी को शो कर रही है, तो उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये दो एग्जांपल्स आप अच्छे से लिखिए, और इसका स्ट्रक्चर भी आपको बाद में मैं लिखवा दूंगा कि इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि दे आर ऑलवेज कमिंग, ठीक है, दे आर ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल या लेट इन स्कूल, वो हमेशा स्कूल देरी से पहुंचते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल, वो हमेशा देरी से स्कूल आते हैं। तो अब आप यहाँ से आप एक चीज समझोगे कि इसका प्रयोग ये उसकी नेगेटिव हैबिट को शो करे, ना कि पॉजिटिव। तो किसको शो करे, नेगेटिव हैबिट है। अब नेगेटिव हैबिट है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए स्ट्रक्चर क्या होगा, STRUCTURE। स्ट्रक्चर बोलो, सीधी सीधी बात है, उसके अंदर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जब किसी इंसान की नेगेटिव हैबिट को शो किया जाए तब। और सामान्य हैबिट के लिए, सामान्य आदतन घटनाओं के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये आप अच्छे से लिखिए, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगला एग्जांपल लिखो, सी इज ऑलवेज ऑलवेज टेलिंग, TELLING टेलिंग
वो हमेशा झूठ बोलती है, ठीक है ना। अब झूठ बोल रही है, अब इसमें आप देखोगे कि इसका ये उसकी अब उसकी ये पॉजिटिव हैबिट है क्या, किसी की झूठ बोलना सकारात्मक हैबिट है, वो फेवरेबल का मतलब उसके पक्ष की हैबिट है। नहीं, ये तो विपक्ष की हैबिट होगी ना, तो उस पक्ष का मतलब जो सही हो एकदम, लेकिन ये विपक्ष की अनफेवरेबल का मतलब उसको फेवर में नहीं हो, सही नहीं हो। तो सी इज ऑलवेज टेलिंग लाइज, वो हमेशा झूठ बोलती है। तो ये उसकी क्या होगी, आपका दो का नेगेटिव हैबिट होगी। तो इसमें किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। वहाँ आपने वहाँ पर तो सर कहा था कि सी टेल्स नेवर ए लाइज, है ना, वो कभी झूठ, नेवर ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो उसकी आदत थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप इसको नेगेटिव क्वालिटी को शो कर रहे हो, ठीक है। पर जब नेगेटिव क्वालिटी को शो कर रहे हो तो सीधी सी बात है किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो आपने अच्छे से समझा कि ऑलवेज का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्क करते, ये ला कर लो, ठीक है। और उसके बाद ऑलवेज का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी करते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप ये लिखिए, फिर मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम, और उसके बाद में ऑलवेज, और फिर आपकी होगी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, और देन होगा ऑब्जेक्ट। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक आदतों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनफेवरेबल हैबिट का स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। चलो मैं ये लिख देता हूँ, क्या लिखोगे आप, रेड से लिखो, चलो रेड से। She is always telling us इस ओ प्लूरल है तो ये हट जाएगा, ठीक है। आर्टिकल ए प्लूरल से बदलने क्या लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका हो जाएगा इज, आर या फिर एम, ठीक है। और देन उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ऑलवेज, ए डब्ल्यू ए एल डब्ल्यू ए वाई, ऑलवेज, ठीक है, हो गया ऑलवेज। और उसके बाद में आपका हो जाएगा मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, और देन उसके बाद में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लीजिए इसका क्या है स्ट्रक्चर। तो इसको नोट कीजिए। तो लास्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, फिर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा थ्योरी के रूप में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट थे वो हमारे खत्म हो जाएंगे। इसको नोट करो, और लास्ट कॉन्सेप्ट में आपको जल्दी से अच्छे से समझा देता हूँ। लिखो क्या लिखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट रूल नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है। वैसे इसके अंदर आपको वर्ब ऑफ स्टेट और कुछ एडवर्ब्स आप याद करोगे, पेपर में आपका क्वेश्चंस कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं करता। साथ ही इंटरजेक्शन के बाद हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि बच्चा सो रहा है या सोता है, वो एग्जाम्पल से इसको मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। अब आप ईमानदारी से इन चीज़ों को नोट कीजिए और अच्छे से इनको समय समय पर रिवीजन कीजिए, क्योंकि केवल पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें आप जब माइंड में उसके बारे में मंथन करोगे, सोचोगे, विचार करोगे, वापस प्रैक्टिस में लाओगे, अच्छे से पहले पेज पर लिखा, वापस दूसरे पेज पर अच्छे से लिखोगे बिना देखे, तो फिर चीज़ें आपको समझ में आएगी। प्रत्येक कॉन्सेप्ट का कम से कम 2 एग्जाम्पल्स तो आपको दिमाग में लर्न होने ही चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए कि ये चीज़ें वो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में उसके विद 2 एग्जाम्पल्स, ताकि वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। जरूरी नहीं कोई बड़ा कॉन्सेप्ट भी आप एग्जांपल्स दिमाग में रखो, हो सकता है छोटा आप सी राम ही इसको यूज करके कोई एग्जांपल्स बना सकते हो। तो अगला हम क्या लिखेंगे, लास्ट एग्जांपल होगा हमारा इसका, जिसको रूल नंबर 4 दे रहे हैं नाम, रूल नंबर 4 या पॉइंट नंबर 5, तो उसका मतलब होता है फ्यूचर एक्शन। अब ये फ्यूचर की बात यहाँ पर और आ गई, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस का FUTUREACTION, फ्यूचर एक्शंस का मतलब होता है भविष्य का कोई। मैंने एक बात आपको बताई थी कि हमने बेसिक्स में क्या जाना कि सामान्य भूतकाल की सामान्य भविष्य काल की घटनाओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, सिंपल फ्यूचर का। किसका प्रयोग होता है, सिंपल फ्यूचर का। उसके बाद में हम फ्यूचर टेंस के बारे में एक बात और सोची हमने कि कोई फ्यूचर का प्री प्लान होगा या फ्यूचर का कोई प्लान या शेड्यूल्स एक्शंस होगा, तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। 2 चीजें सीखी। तीसरी चीज आज हमें ये सीखनी है, कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में रिलीज होगा,
जैसे मान लो फ्यूचर के अंदर वो होगा, लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ये आपको ध्यान रखना, 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। मैं इसके एग्जांपल्स देके ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना है कि फ्यूचर्स के एक्शंस के लिए हम 3 प्रकार की क्वालिटी शो करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर की, ठीक है ना, जिसमें कोई आपकी ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो, ना कोई प्री प्लान्ड हो, वो होगा सिंपल सामान्य वर्तमान भविष्य काल की घटनाओं को दर्शाने के लिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग। दूसरी बात, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होगा, ठीक है ना, लेकिन उसका पहले से प्री प्लान किया जाए, जो नियोजित बंद भविष्य की नियोजित बंद समय पर नियोजित बंद जो पहले से घटना होगी उसके अंदर दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में होगा काम भविष्य में, लेकिन स्ट्रक्चर किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसी प्रकार से कोई ऐसा काम और भविष्य में होगा जिसका हम प्रयोग प्रेजेंट सामान्य भविष्य काल की घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आप, मैंने जो हिंदी बोला उसको आप अच्छे से लिखो, फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रूल नंबर 4 के बारे में, फ्यूचर एक्शंस। और फ्यूचर एक्शंस में हमने 3 ज्यादा सामान्य घटनाएं होगी, जो सिंपल फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस होगा, क्या होगा, नियोजित होगा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे जानेंगे, जैसे मैंने जान लिया, जैसे मैंने देखो तो देखो द मूवी, या फिर लिखो द मूवी। तो एग्जाम्पल्स आप क्या लिखिए, देखो द मूवी इज रिलीजिंग, RELASING इज रिलीजिंग, नेक्स्ट लिखो, हाँ नेक्स्ट लिखो, या फिर दिस फ्राइडे लिखो, दिस क्या लिखा आपको एक बार में मिला के वापस बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स लिखो, इसका एग्जाम्पल्स में लिखो, द मूवी इज रिलीजिंग, RELASING रिलीजिंग दिस, ठीक है ना, दिस संडे लिख दो। इस संडे को एक मूवी रिलीज होने जा रही है, ठीक है ना। अब आप हिंदी में सेंस देखोगे ना, तो हो रहा है, रही है, रही, तो ये तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि रहा है, रही है, ये किसकी घटना है, तो सामान्य भूत भविष्य का भूत निकला, सामान्य भविष्य काल की घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी मीनिंग आप निकालोगे, इसका निकलेगा सामान्य भविष्य काल, लेकिन स्ट्रक्चर किसका यूज करना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये बात अच्छे से आपको पेपर में ध्यान रखनी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में भी इसको ऐसे ही दे रखा, फ्यूचर एक्शंस का प्रयोग हमेशा बहुत सारी बुक्स में है, कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता, फिर भी आप इसको अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। द मूवी इज रिलीजिंग दिस संडे, मतलब जो ये मूवी है, जो दिस संडे आने वाले रविवार को क्या होगी, वो होगी इस आने वाले रविवार, या फिर इस रविवार को क्या होगी, रिलीज होने जा रही है। ये जो पिक्चर है आने इस रविवार को रिलीज होने जा रही है, रिलीज हो रही है। तो हिंदी में आप सेंस देखोगे तो हो रहा है, रही है, लेकिन फिर भी टेंस कौन सा प्रयोग होगा, टेंस प्रयोग होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल्स मैंने लिख दिया कि दे आर कमिंग होम नेक्स्ट वीक। क्या लिखा, दे आर कमिंग होम नेक्स्ट वीक। ये एग्जांपल्स मैंने लिखा। अब इस एग्जांपल्स के अंदर आप समझोगे कि जैसे घर से फोन आया, पूछा कि भाई आप घर कब आ रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा, मैं इस अगले हफ्ते, अगले नेक्स्ट वीक, जो अगला सप्ताह, उस सप्ताह को घर आ रहा हूँ। इसका मतलब रहा हूँ, रही हूँ, रहे। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, हिंदी में देखोगे फ्यूचर का होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर आप टेंस कौन सा प्रयोग करोगे, तो टेंस हमेशा आपका प्रयोग होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होगा, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो फ्यूचर की 3 घटनाओं के बारे में हमने जाना। सामान्य फ्यूचर की घटनाएं, फ्यूचर
क्या होगा आपका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर। उसके बाद फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और फ्यूचर की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। और इन एग्जांपल्स के माध्यम से हमने अच्छे से समझा कि फ्यूचर की हिंदी में उसका स्ट्रक्चर, भाषा के दायरे को देखोगे तो आपका किसका सेंस किसका निकल रहा है, फ्यूचर की सामान्य घटनाओं का। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर में आप टेंस कौन सा प्रयोग कर रहे हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 3 एग्जांपल्स देखता हूं और 3 एग्जांपल्स आपको समझ में आना चाहिए। इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर जैसे मैंने लिखा कि माय सिस्टर विल कम नेक्स्ट मंडे, ठीक है, ये एग्जांपल्स लिखा कि अगले सोमवार को मेरी सिस्टर घर आ रही है, ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा आप देखो, इसी एग्जांपल्स को मैंने लिखा माय सिस्टर is coming next Monday. My sister is coming next Monday. इसका मतलब मेरी सिस्टर आने वाले रविवार को, आने वाले सोमवार को घर आ रही है, लेकिन एक्शंस फ्यूचर का है, लेकिन प्रयोग कौन सा टेंस होगा, तो आप सीधी सी बात करोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। इसी भाव को आपको समझना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इस भाव को आपको समझ में आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल, तीसरी कंडीशन कौन सी बनती है, जैसे मैंने कहा माई सिस्टर, या इस बार ब्रोदर लिख दो, माई ब्रोदर कम्स नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। अब इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ये तो है फ्यूचर का प्लान एक्शन। पीछे क्या लिखोगे, फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर एक्शन लिख दो, फ्यूचर प्लान एक्शन, ठीक है, ACTION एक्शन, ये तो वो है। लेकिन ये कौन सा आपका माय सिस्टर इज कमिंग नेक्स्ट ऑन मंडे, तो ये फ्यूचर का है, लेकिन प्रयोग किसका किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये क्या आपका, ये सिंपल फ्यूचर की घटना दर्शक, इसके अंदर प्रयोग किसका हुआ, सिंपल फ्यूचर का। तो ये 3 ही केस फ्यूचर टेंस के अंदर बनते हैं, FUTURE। तो ये 3 ही केस आपके फ्यूचर टेंस के बनते हैं। तीनों केसों के बारे में हमने अच्छे से जिक्र कर लिया कि कुछ सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल की घटना होगी तो उसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल फ्यूचर का, ठीक है ना। और उसके बाद में फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन होगा तो उसके बारे में उसका जिक्र करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और साथ ही सामान्य भविष्य काल की घटनाओं को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करें। जैसे ये जैसे दिस द मूवी इज रिलीजिंग दिस संडे, इस संडे को मूवी आपकी जो रिलीज हो रही है, ठीक है। माय ब्रदर इज कमिंग होम नेक्स्ट वीक, मेरा जो भाई है वो अगले आने वाले सप्ताह घर आ रहा है। तो ये आप हिंदी में इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर की लगेगी, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर में टेंस कौन सा प्रयोग होगा, तो आपको टेंस प्रयोग करना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब आपको आज के बाद में समझ में आ जाए ना कि इसकी स्ट्रक्चर कि नेक्स्ट वीक का मतलब, तो नेक्स्ट वीक के साथ में या नेक्स्ट मंडे के साथ में तो फ्यूचर का टाइम है, लेकिन आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे यूज कर लिया, तो आपको पहले से समझना है कि ये घटना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है फ्यूचर की, लेकिन टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके बाद दिमाग जहन में अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। और जैसे मान लो विल गो के साथ में, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो सामान्य भविष्यकाल की घटना, और उसके बाद में जैसे सीधी सी बात है फ्यूचर का टाइम हो लेकिन उसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया हुआ मिले, तो ये बात होगी कि ये फ्यूचर का कोई ना कोई प्लान एक्शन है जिसका हमको पहले से एक्शन से अरेंजमेंट किया गया है, पहले से प्लान किया गया, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर की कोई प्लान एक्शन को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने सारी बातें लिख दी और हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझा। और आने वाले जो कल इसी टॉपिक के जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जब इसमें वर्ब ऑफ स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है उसको हमने आज एनालिसिस किया बहुत समय लेकर, और इसी वर्ब ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही इसके जो एग्जांपल्स है जिसमें हम एग्जांपल्स के अंदर कुछ कीवर्ड्स और साथ ही इंटरजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में वर्ब ऑफ स्टेटिव वर्ब से कौन कौन से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं अरेंजमेंट करके आपको कल करवाऊंगा। तो टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद। आप